नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, क्या रहा आज डिफेंस के गलियारे से, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पहली अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने थल सेना के जो टॉप कमांडर्स हैं उनसे कहा है कि वे भविष्य में भारत के सामने आने वाली हर संभव सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहें, जिसमें गैर पारंपरिक युद्ध भी शामिल है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत इस वक्त संभावित स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है और सेना की परिचालन संबंधी तत्परता को देखते हुए उन्होंने भारतीय सेना की सराहना भी की। गृह मंत्रालय ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है और इस दिशा में एनआईए को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत होगी तो भारत सरकार उसे मुहैया कराने के लिए तैयार है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 13वें राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान ये बातें कही हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि एनआईए को अक्सर उन केसों को सौंपा जाता है जिसमें सबूतों को ढूंढना बेहद ही कठिन काम होता है, लेकिन इस एजेंसी ने अपने बेहतर काम से सभी आतंक विरोधी जांच एजेंसियों को प्रेरित भी किया है। इसके अलावा अमित शाह जी ने कहा कि हम आतंकवाद को लेकर काफी सख्त हैं। सरकार जब भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो मानव अधिकार संगठन आवाज उठाते हैं, लेकिन आतंकवाद से बड़ा मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाली कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एनआईए को भी दृढ़ता के साथ आतंक को खत्म करने की दिशा में काम करने को कहा है। गृह मंत्री जी ने आगे बताया कि एनआईए सशक्त बने और मजबूत बने, साथ ही दुनिया भर में एनआईए की पहचान दुनिया में एक बेहतरीन आतंक विरोधी एजेंसी के रूप में हो सके। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि एनआईए ने पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में होने वाली टेरर फंडिंग को भी रोका है, जिससे आतंक से लड़ने में सहायता मिली है। जानकारी के लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एनआईए देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी है, जिसे 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद बनाया गया था। दोस्तों, एनआईए के पास विशेष पावर होती है जो कि वे राज्यों से इजाजत लिए बिना देश भर में आतंकी मामलों की जांच कर सकती है। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य इल्हान उमर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया। इस पर विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बगाजी ने कहा कि इल्हान उमर ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से का दौरा किया जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। यदि ऐसा कोई राजनेता अपने देश में अपनी संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करना चाहता है तो ये उसका मामला है, लेकिन अगर ऐसा करके वो हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है तो ये हमारा सरोकार हो जाता है कि ये निंदनीय है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने रायसीना डायलॉग के संबंध में कहा कि इसमें 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ लगभग 100 सत्र होंगे और हम सभी आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ है, और वहां के पूरे घटनाक्रम पर हमारी बराबर नजर बनी हुई है। दोस्तों, एक बड़ी खबर जापान को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले पिछले 2 महीनों से जारी हैं और यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक पक्ष रूस के साथ है तो दूसरा पक्ष अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ लग रहा है, लेकिन भारत तटस्थ बना हुआ है। दोस्तों, जापान को लेकर एक बात कही जा रही है। दरअसल जापान ने कहा कि भारत ने विस्थापित यूक्रेनी लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए जापान के विमान को देश में उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल इस घटनाक्रम को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो क्वाड ग्रुप और कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देश हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश रूस पर हमलावर है, तो भारत किसी तरीके से कोई बात नहीं कह रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्वाड कमजोर पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, जापानी सरकार ने भारत में एक स्टॉप ओवर पर लोड की आपूर्ति कर उसे पोलैंड और रोमानिया के जरिए यूक्रेन तक परिवहन करने की योजना बनाई थी। बता दें कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा सहायता की अपील की गई थी, लेकिन इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें भारत से यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के लिए मानवीय सामान लेने के लिए मुंबई में उतरने की अनुमति के लिए जापान से एक अनुरोध मिला था। हमने वाणिज्यिक विमानों का उपयोग करके आपूर्ति लेने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बोइंग के एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि 2 F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट और एक बोइंग की टीम के साथ यूएस नेवी के कुछ सदस्य भारत आने वाले हैं अगले महीने, जहां पे F/A-18 सुपर हॉर्नेट अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। साथ ही बोइंग ने कहा कि उनका ये एयरक्राफ्ट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में परीक्षण करेगा, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल इसमें लगी होंगी। बोइंग ने कहा कि भारतीय नौसेना की जो जरूरत है वो एक एयरक्राफ्ट पर केवल एक एंटी शिप मिसाइल लगाई जाने की है, लेकिन F/A-18 सुपर हॉर्नेट 2 एंटी शिप मिसाइलों को ले जा सकता है। बता दें कि F/A-18 2 AGM-84 एंटी शिप मिसाइल को अपने साथ ले जा सकता है और बोइंग का ये भी कहना है कि सुपर हॉर्नेट ट्विन सीटर वाला वेरिएंट है, जिससे कि ये एयरक्राफ्ट लंबी दूरी के ऑपरेशंस कर सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि राफेल M एक सिंगल सीट वाला वेरिएंट है। दोस्तों, अभी मैंने हाल ही के डिफेंस अपडेट में आपको बताया था कि अमेरिकी नौसेना के जो जहाज होते हैं उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस भारतीय शिपयार्ड में की जाएगी।
जिसके लिए अमेरिका और भारत बातचीत कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के अधिकारियों की एक टीम जल्द ही भारतीय शिपयार्ड का दौरा करेंगी ताकि वे पूरी तरीके से बातचीत कर सके कि किस तरीके से काम करना है। बता दें कि जो अमेरिका के एम्फीबियस प्लेटफॉर्म्स हैं और लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, डॉक्स और सपोर्ट वेसल्स हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई करीबन 220 मीटर तक होती है और इनका डिस्प्लेसमेंट 30,000 टन का होता है। ऐसे में भारत का कोचिन शिपयार्ड के पास ये क्षमता है कि वो ये बड़े प्लेटफॉर्म्स का रखरखाव और मरम्मत कर सकती है। दोस्तों, भारत और अमेरिका ने कुछ डिफेंस डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया है जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों ही देश भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए हथियार प्रणालियों को बनाएंगे और ये भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन होगा जिसमें दोनों देश मिलकर काम करेंगे। और ऐसे में अमेरिका की स्पेशलाइज्ड टीम जल्द ही भारत आने वाली है अपने प्रपोजल्स को लेकर। आपको बता दें कि यूएस की फर्म रेथ्यून भारत में करीबन $100 मिलियन का निवेश करने वाली है, जिसमें कि वो भारत में एक प्रोडक्शन स्टार्टअप और रिसर्च फैसिलिटी का निर्माण करेगी, जिससे कि 2000 से अधिक नौकरियां भी जनरेट होंगी। वहीं बोइंग भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब को तैयार करने की बात कह रहा है, जिसमें कि P-8 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट शामिल है जिसका इस्तेमाल दोनों देश करते हैं। दोस्तों, अगली खबर नेपाल को लेकर आ रही है। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन तीनों देशों को आर्थिक मुसीबत में डालने वाला चीन ही है। तीनों देशों ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया था और चीन से कर्ज लिया और अब ये उन पर भारी पड़ रहा है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में विदेशी मुद्रा के गहराते संकट के कारण सोना, कार, कॉस्मेटिक आदि जैसी जो लग्जरी वस्तुएं हैं उनके आयात को सीमित कर दिया गया। नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते अगस्त से इस साल फरवरी के मध्य तक 16% की गिरावट आ चुकी है। फिलहाल अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि नेपाल के सामने पैदा हुआ विदेशी मुद्रा का संकट काफी कम समय के लिए, लेकिन ये चिंता भी जताई जा रही है कि चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए नेपाल ने जो कर्ज लिया है उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, जिससे हालात बेकाबू हो सकते हैं। दरअसल नेपाल ने BRI में शामिल होने के लिए चीन के साथ 2017 में समझौता किया था। चीन ने इसी तरीके के समझौते श्रीलंका, कंबोडिया, पाकिस्तान और मलेशिया के साथ भी किए हुए हैं। और नेपाल ने दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी संस्था के मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन से $50 करोड़ की सहायता भी स्वीकार की। इस डील के समर्थकों की राय है कि इससे नेपाल पर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी। चीनी समर्थक दलों के विरोध के कारण ये डील 5 साल तक अटकी रही। उधर अब BRI से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर ये भी शिकायत की जा रही है कि मौजूदा नेपाली सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसी बीच नेपाल में आर्थिक संकट खड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।